नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले का चमत्कार से कम नहीं बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इतने कम में राष्ट्रीय पार्टी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे बहुत बहुत सबको बधाई। वही देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छी से पूरी करें। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारे लिए बड़ी बात है कि एक छोटी सी पार्टी को राष्ट्रीय दल होने का दर्जा मिला है। ईश्वर हम सबको, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शक्ति दे कि वो हम इस पार्टी को और आगे ले जा सके और इस पार्टी के साथ पूरे देश को आगे ले जा सके। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने के बाद सोमवार को पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को और कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। गजब ही हो गया, अद्भुत, चमत्कार, अकल्पनीय। ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था। 10 साढ़े 10 साल पहले 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा। ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। और आज 10 साढ़े 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किए। हमारे बहुत साथी हैं जिन्होंने खूब डंडे खाए। आपने भी खाए? अच्छा, 1 महीने बेड पे थे, फ्रैक्चर हो गया था। बहुत डंडे खाए, जेल गए, बहुत लोग जेल गए। हमारी संतोष कोहली शहीद हो गई। हमारे साथ मीरा सान्याल जी होती थी। बिपिन करके एक लड़का था पंजाब में, चुनाव में प्रचार के दौरान उसका हार्ट अटैक हो गया। और भी ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने इस यात्रा के दौरान खोया है। आज इस मौके पे हम उन सबको याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। अपने परिवार, नौकरी करते थे, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के आ गए, क्योंकि उन्होंने सबने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश के अंदर अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो सब बड़े खुश हैं कि दिल्ली के अंदर, अब पंजाब के अंदर जिस तरह से मॉडल गवर्नेंस का बनाया जा रहा है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। भगवान ने वहां से, उस वक्त तो अपने पास कुछ भी नहीं होता था, ना पैसे थे ना आदमी थे। पैसे आज भी नहीं है, आदमी बहुत हैं, आज लोग बहुत हैं, लेकिन ऊपर वाला साथ है। आज सवेरे मैं यही सोच रहा था कि कहां से कहां आ गए, तो इसका मतलब ऊपर वाला कुछ कराना चाह रहा है हमसे, है कि नहीं है? हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं थी। भगवान ने वहां जीरो से यहां पहुंचा दिया। इसका मतलब ऊपर वाले के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ऊपर वाला कुछ तो हमसे, देश के लिए कुछ तो कराना चाह रहा है।
एक बारी और सब लोगों को याद दिला दूं, कई बार बोल चुका हूं, हम लोग आम आदमी पार्टी में मरने मिटने के लिए, देश के लिए आए हैं। अगर किसी के मन के कोने में कभी आए पद की इच्छा, पैसे की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, तो या तो वो फीलिंग निकाल देना और या आम आदमी पार्टी छोड़ देना। गलत पार्टी में आ गए। और उसमें अब एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ये अब जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहती देश में स्कूल खुलें, वो नहीं चाहती देश में अस्पताल बने। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे। एक एक करके सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में तैयार रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिल ही जाती है। तो अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है, तो आम आदमी पार्टी छोड़ देना। पहली बार देश के अंदर पहले कहते थे चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए, बेईमानी तो करनी पड़ती है। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से सरकार चलाई भी जा सकती है और सफल सरकार चलाई जा सकती है। हमने साबित कर दिया कि सफल सरकार तो ईमानदारी से ही चलाई जा सकती है, बेईमानी से सफल सरकार नहीं चलाई जा सकती। तो जैसा मैं कह रहा था, भगवान हमसे कुछ कराना चाह रहा है। हम सबका सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, मेक इंडिया नंबर 1। और हमारा देश बन सकता है नंबर 1। हमारे देश के अंदर क्षमता है, लोगों में क्षमता है। और शायद भगवान ये चाहता है कि ये भगवान की भारत को दुनिया का नंबर 1 देश तो ये आम आदमी पार्टी वाले ही बनाएंगे। ये काम हमारे हाथों से ही कराना चाहता है। देश की राजनीति के अंदर राजनीति को एक नई दिशा दी है। अभी तक जब भी ये लोग चुनाव में आते थे, केवल और केवल गुंडागर्दी, गाली गलौज, उसने उसको गाली दे दी, उसने इसको गाली दे दी, उसने उसको कुछ कह दिया, उसने इसको कुछ कह दिया। टीवी वाले आते थे, जी उन्होंने आपके बारे में ये बोला, आपको क्या कहना है? अरे बोलने दे, क्या हमको क्या लेना देना किसी ने क्या कहा हमारे बारे में। बस यही चलती थी राजनीति। इसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? उसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो चुनाव आयोग ने सोमवार को अपने एक फैसले में तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती देने पर विचार कर रही है। इसके लिए पार्टी फिलहाल विकल्पों की तलाश कर रही है। इसी बीच राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के एक दिन बाद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद लुइजिन्हो और फलेरियो ने राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया है। वह उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यालय गए और अपना त्याग पत्र सौंप दिया। लुइजिन्हो और फेलियोरो ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि मैंने राज्यसभा सांसद के पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। हालांकि राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि गोवा विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद तृणमूल कांग्रेस सूखा था। बता दें कि सांसद के रूप में लुइजिन्हो और फेलेरियो का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने करीब 3 साल पहले ही इस्तीफा क्यों दे दिया, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार मंगलवार को केरल के वायनाड दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी 2019 में वायनाड से ही सांसद चुने गए थे, लेकिन सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में दोषी करार और 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी इस दौरे पर वायनाड पहुंची हैं। दोनों यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसे कार्यक्रम के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल और प्रियंका कल पट्टा में सत्यमेव जयते नाम से आयोजित रोड शो में हिस्सा लेंगे और कांग्रेस का कहना है कि इस रोड शो में तिरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें पार्टी के झंडे नहीं लगाए जाएंगे। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट ने एक बार फिर से अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर कांग्रेस ने इससे पहले पायलट के उपवास के फैसले पर कड़ी चेतावनी दी थी। वहीं पार्टी ने 2 टूक कहा है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि पार्टी के विरोध मानी जाएगी। इसके बावजूद पायलट अनशन के फैसले पर अडिग है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आर पार के मोड में नजर आए हैं। फिलहाल पायलट ने जयपुर के शहीद स्मारक में अपना 1 दिन का अनशन खत्म कर दिया है। के इश्यूज जो पब्लिक डोमेन में हैं, ये कोई छुपे हुए नहीं हैं। ये इश्यूज जो खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे। ये कोई नए नहीं हैं, ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किए। ये पब्लिक डोमेन में थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैंने 2 बार पत्र लिखा पिछले 1.25 साल में, और मैंने आज भी ये मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी कड़ी में फर्क नहीं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर पहुंच गए। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत आधारित धारा में एक नया मामला दर्ज किया है। इसी के केस में ईडी तेजस्वी यादव के बयान दर्ज कर सकती की है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक पिछले महीने 26 मार्च को इसी मामले में सीबीआई तेजस्वी यादव से दिल्ली में पूछताछ की थी। वहीं सीबीआई के तकरीबन 8 घंटे चली पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले के बाद अब जांच हुई है, हमने सहयोग किया है, हमसे जो भी सवाल किए गए उसके हमने जवाब दिए हैं। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि सच्चाई यह है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। दरअसल उसी दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बड़ी बहन और सांसद मीसा भारती ने इस मसले पर पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुई थी। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि साथ ही ईडी ने राजद प्रमुख के परिवार के घर पर भी पूछताछ की थी। इस मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद बताया था कि हमने 1 करोड़ रुपए की आय की ज्ञात स्रोतों से ज्यादा नकदी बरामद की और अपराध से इस्तेमाल हुए 600 करोड़ रुपए के लेन देन का पता लगाया। वहीं बता दें कि लालू प्रसाद के परिवार और उनके सहयोगियों की ओर से रियल एस्टेट समेत कई क्षेत्रों में किए गए निवेशक का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। दरअसल ये मामला लालू प्रसाद यादव के साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के समय हुआ था। उस वक्त उनके परिवार को उपहार में दी गई बेची गई जमीन के बदले रेलवे में हुई नौकरियों से संबंधित था। इस मामले पर फिर सीबीआई ने अपने चार्जशीट में आरोप लगाया था कि इन भर्ती के लिए तय मानकों का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्तियां की गई थी। वहीं शिवमोगा के भाजपा विधायक के.एस. येदियुरप्पा अगले महीने कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम ने भेजा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। येदियुरप्पा का चुनाव लड़ने से इनकार करना इधर सत्ताधारी भगवा पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी एमसीडी में 10 सदस्यों को मनोनीत करने में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कैसे काम कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कैसे निर्णय ले सकते हैं। एलजी कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा है कि शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के 2018 के फैसले के बाद जीएनसीटीडी अधिनियम यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिनियम की सरकार की धारा 44 में संशोधन किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक जवाब दायर किया गया जाएगा और कहा कि संशोधन के मद्देनजर एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसे एक अलग याचिका में चुनौती दी जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने दिल्ली सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शादन फरासत की सहायता से जैन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध किया और सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 239 एएए जो दिल्ली को संबंधित है कि संवैधानिक संख्या की एक कानून में संशोधन करने का नकार रही है। आपको बता लें, दिल्ली सरकार अधिकतर फाइलों को सरकार के साथ साझा किए बिना किसी एलजी कार्यालय भेज रहे हैं और दलीलें सुनने के बाद पीठ ने 10 सदस्यों को नामांकन को रद्द करने का दिल्ली सरकार की याचिका को जवाब दाखिल करने के लिए एलजी के कार्यालय को 10 दिन का समय दिया था। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने जोर देकर कहा कि हर बार सरकार को राहत पाने के लिए अदालत में आना पड़ता है और वे सत्ता का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी के प्रत्येक क्षेत्र में एक वार्ड समिति और प्रत्येक समिति को बैठने के लिए एक नामित एल्डरमैन मिलता है। पीठ ने कहा कि वह याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को दिल्ली एलजी द्वारा एमसीडी के एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया था। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के नामजद माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल से लेकर रवाना हो गई है। इस दौरान अतीक अहमद ने कहा है कि मुझे जान से मारने की साजिश की जा रही है। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और भांजी उजिला ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी डाली है। आयशा नूरी ने सीजीएम कोर्ट में वकील के जरिए सरेंडर अर्जी दी है। आयशा नूरी और उजिला की अर्जी पर सीजीएम कोर्ट ने 13 अप्रैल को अर्जी पर सुनवाई करेगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है। महाराष्ट्र पुलिस ने कंट्रोल रूम में फोन करके कॉलर ने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को उड़ा दूंगा और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। महाराष्ट्र पुलिस को कंट्रोल रूम 112 नंबर पर कॉल मिली थी कि यह कॉल सोमवार 10 अप्रैल को देर शाम आई थी। फोन करने वाले ने पुलिस से कहा है कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उड़ा देगा। सीएम को धमकी की कॉल के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और कॉलर की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद पुणे पुलिस ने कॉलर को गिरफ्तार कर लिया है। कॉलर मुंबई के धारवी इलाके का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि कॉलर ने जब फोन किया था उस समय वह शराब के नशे में था। वहीं असम के नलबाड़ी जिले में भीषण आग लग जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। देर रात हुई इस घटना में काफी नुकसान हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर अभी तक फिलहाल नहीं मिल पाई है। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल मौजूद रहा। जानकारी के अनुसार कल रात असम के बरगाड़ी जिले के रामपुर में एक बाजार में आग लग गई। आग की भीषण लपटों ने बाजार की लगभग 7 से 8 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। दमकल कर्मियों ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। वहीं तमिलनाडु में हर्षित पथ संचालन मार्च निकाल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का आदेश
बरकरार रखा है और राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल 47 जगहों पर आरएसएस का पथ संचालन निकालना है, जिसका विरोध तमिलनाडु सरकार कर रही थी। सरकार ने कहा था कि कई जिले ऐसे हैं जहां सड़क पर मार्च में खतरा हो सकता है। राज्य सरकार समित जगहों पर अनुमति देना चाहती थी, लेकिन सड़क पर नहीं, बंद परिसर में आरएसएस ने इसे शांतिपूर्ण जमा होने के मौलिक अधिकार का हनन बताया है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार। क्या आ रही है आवाज आपकी? जी, तो